हेलो दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे और ये हमारा अनुच्छेद का पार्ट 2 है। मैंने इससे पहले एक पार्ट 1 कवर किया है। इसके अंदर मैंने 152 से पहले जो आर्टिकल थे उसको कवर किया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। ठीक है, अब अपन 152 के बाद के आर्टिकल जो उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, और ये हमारा आर्टिकल का आज लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखिए 152 से 161 तक राज्यपाल का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 152 से 161 तक राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। 152 के अंदर क्या है? राज्यपाल की परिभाषा। क्या है राज्यपाल की परिभाषा? ठीक है, 153 में क्या है? राज्य के लिए राज्यपाल। दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन दो या दो से अधिक राज्य भी हो उसके लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। राष्ट्रपति इसे नियुक्ति की जाती है। अब देखिए 154 के अंदर क्या? शक्ति। दोस्तों, जो राज्य की कार्यपालिका होती है ना, उसकी शक्ति राज्यपाल के पास होती है। किस आर्टिकल के तहत? 154 के तहत। ठीक है, जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसकी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है 154 के तहत। ठीक है, 155 में क्या है? निर्वाचन। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 161 में क्या है? समाधान। जैसे 72 के तहत राष्ट्रपति समाधान करता है, ठीक है, वैसे ही राज्यपाल भी 161 के तहत समाधान कर सकता है। लेकिन 72 ये किसके लिए? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कठोर कारावास या मृत्युदंड दे दिया जाए किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो उसे मृत्युदंड को माफ भी कर सकता है या उसे मतलब समाधान कर सकता है। ठीक है, और कठोर कारावास है उसको कम भी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 72 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, अब देखिए 161। दोस्तों, 161 राज्यपाल के लिए। अब राज्य में अगर हाई कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या कठोर कारावास दे दिया जाए तो राज्यपाल भी 161 के तहत उस मृत्युदंड को माफ कर सकता है। ठीक है, और कठोर कारावास को कम भी कर सकता है। ठीक है, ये किसके पास शक्तियाँ होती है? राज्यपाल के पास 161 के तहत। ठीक है, अब अपन चलते हैं मंत्री परिषद। अब देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद में क्या है? देखिए 163 में क्या है? मंत्री परिषद की व्यवस्था। ठीक है, 163 में क्या है? मंत्री परिषद की व्यवस्था जो राज्यपाल की सहायता करेगी। कौन करेगी? मंत्री परिषद। किस आर्टिकल के तहत? 163। ठीक है, 164 में क्या है? मुख्यमंत्री से संबंधित है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री से संबंधित क्या है? जैसे राज्यपाल की सॉरी राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, किस आर्टिकल में आएगा ये? 164 में। जो भी अगर मुख्यमंत्री संबंधित जो भी बातें हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, ठीक है, वो 164 में आएगा। ठीक है, 165 में क्या है? महाधिवक्ता। दोस्तों, केंद्र सरकार के अंदर क्या होता है? महान्यायवादी, जबकि राज्य सरकार के अंदर क्या होता है? महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी का कार्य समान है, लेकिन महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए काम करता है जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और 165 के अंदर क्या है? महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में अपन अगली पीढ़ी पे चलते हैं।
दोस्तों हमारी PDF 3 और 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको स्किप मत करना, ठीक है। अब देखिए, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? विधानसभा, ठीक है। किससे? विधानसभा, ठीक है। विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल और विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विधान परिषद है ना, सभी राज्य के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। चाहे तो उसे राज्य रख भी सकता है और चाहे तो राज्य उसे नहीं भी रख सकता है, ठीक है। विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? विधानसभा से, राज्यपाल से, ठीक है। और चाहे तो राज्य विधान परिषद भी रख सकता है, ठीक है। तीनों से मिलकर बनती है, ठीक है, विधान मंडल, ठीक है। जैसे 168 में क्या है? विधानमंडली, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ विधानमंडल किससे मिलकर बनती है, ठीक है। उसके बाद में चलते अपन 169, उसमें क्या है? विधान परिषद का गठन। इसमें क्या है? विधान परिषद का गठन, ठीक है। 169 के तहत ही राज्यों से चाहे तो विधान परिषद को रख भी सकता है और हटा भी सकता है, ठीक है। 169 के अंदर, ठीक है। 170 में क्या है? विधान सभा की संरचना। क्या है? विधानसभा की संरचना, ठीक है। जबकि 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना। दोनों को एक साथ याद रखिए। 170 विधानसभा के लिए है, जबकि 171 विधान परिषद की संरचना, ठीक है। दोनों को एक साथ याद करिए। उसके बाद में अपन चलते हैं हाई कोर्ट पे। अब देखिए 214 के अंदर क्या है? उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय। दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? 25। जबकि राज्य कितने हैं? 28, ठीक है। 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल तो सॉरी, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट नहीं है, यह आपको पता चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में 28 राज्य और जबकि हाई कोर्ट 25 है। फिर क्या है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। इसलिए राज्य ज़्यादा है जबकि हाई कोर्ट कम है। तो दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, हो सकता है, ठीक है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य का हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते अपन 216 के अंदर क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। क्या है? उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। और 231 के अंदर क्या है? अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। लेकिन ये किस में आर्टिकल में आएगा? 231 के अंदर, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? 231 के तहत। अब हमारी अगली PDF पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए केंद्र व राज्य के संबंध, ठीक है। केंद्र और राज्य का संबंध के बारे में बताया गया है इस आर्टिकलों में, ठीक है। अब देखिए नदी जल विवाद। दोस्तों अगर दो या दो से अधिक राज्य के अंदर नदी को लेकर विवाद हो जाता है तो किस आर्टिकल में आएगा? 262 के तहत उस विवाद को सुलझाया जाता है। किस आर्टिकल में? 262 में, ठीक है। कभी कभी पानी को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर नदी को जो जल होता है उसको पर विवाद हो जाता है, ठीक है। तो 262 के
द्वारा उसे सुलझाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 263 के अंदर क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, इसकी एक बैठक होती है। ठीक है, और इस बैठक में भाग कौन लेते हैं, हमारा पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्लस और कौन लेगा इसमें, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन लेगा इसमें, अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है उसमें पीएम और सभी राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में। ठीक है, अब उसके बाद में अपन चलते 266 के अंदर, इसमें क्या है, संचित निधि। दोस्तों संचित निधि में क्या है, केंद्र द्वारा जो खर्च या व्यय किया जाता है, ठीक है, उसका वर्णन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, 266 के अंदर, हमारी जो हमारी केंद्र सरकार खर्च करती है। ठीक है, अब 280 के अंदर क्या है, वित्त आयोग। क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है केंद्र व राज्य के बीच करों का विभाजन। क्या होता है, केंद्र केंद्र व राज्य के बीच करों का विभाजन करना। ठीक है, और 15वां वित्त आयोग कौन था, एन के सिंह। कौन था, एन के सिंह। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अपन चलते हैं, 180 कवर कर चुके हैं, 312 पे आइए, अखिल भारतीय सेवा। दोस्तों यहाँ पे अपन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। देखिए केंद्र स्तर पर जो अधिकारी सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है, किस पर, केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, जो अधिकारी सेवा प्रदान करते हैं वे अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। वर्तमान में 3 अधिकारी आते हैं। अब देखिए कौन आते हैं, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। वर्तमान में 3 अधिकारी आते हैं। कौन कौन आता है, आईएएस, और कौन आता है, आईपीएस, आईपीएस, और कौन आता है, आईएफएस। ठीक है, ये किस में आते हैं, अखिल भारतीय सेवा में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये दो तो कंफ्यूज नहीं करते अपन को। ठीक है, आईएएस और आईपीएस, जबकि आईएफएस कंफ्यूज करता है एग्जाम में। अब आईएफएस क्या होता है, आईएफएस के 2 पद हैं। देखिए आईएफएस क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये किस में आएगा, अखिल भारतीय सेवा के अंदर। लेकिन आईएफएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस। अगर दोस्तों अगर आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, तो ये किसके लिए है, विदेश मंत्रालय के लिए। ये अखिल भारतीय सेवा में नहीं आएगा। ठीक है, हम देखिए दोनों जगह आईएफएस ही है, लेकिन एफ का अर्थ दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ पे एफ का अर्थ फॉरेस्ट है, जबकि यहाँ पे अर्थ क्या हुआ, फॉरेंस। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस। आपको एग्जाम में ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार फुल फॉर्म देखिए इसकी, और फिर अपना आंसर लगाइए। ठीक है, अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आएगा तभी वो अखिल भारतीय सेवा के अंदर आएगा। ठीक है, जबकि इंडियन फॉरेन सर्विस होते हैं वो किसके लिए होता है, विदेश मंत्रालय के लिए। ठीक है,
वो विदेश मंत्रालयों को चलाने के लिए एक खास सेवा होती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं उसके बाद में यूपीएससी। ये किस आर्टिकल में आएगा? 315। ठीक है, किस में आएगा? 315। दोस्तों, जो हमारे अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, जैसे यूपीएससी के द्वारा ही आईएएस आईपीएस, ठीक है, ये जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 324 के अंदर क्या है? निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। अब निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। 1950 को। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं। अब इस 4 आर्टिकल को आप अलग से देखिए 330 के अंदर क्या है? एससी एसटी के लिए आरक्षण। ठीक है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो लोकसभा के लिए है। लोकसभा। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल लोकसभा के लिए, जबकि दोनों आर्टिकल विधानसभा के लिए। ठीक है, ये दोनों विधानसभा के लिए, ये 2 आर्टिकल। अब देखिए दोस्तों, एससी एसटी के लिए जो आरक्षण की बात की गई है वो लोकसभा के अंदर की गई है। ठीक है, किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। और जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत? 331 के तहत। और किसमें? लोकसभा में। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल लोकसभा से हैं, जबकि 2 आर्टिकल विधानसभा से आ जाएंगे। अब देखिए, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात अगर विधानसभा की बात करें तो 332 में आ जाएगा, और 333 में एंग्लो इंडियन आ जाता है विधानसभा के लिए। ठीक है, किस में आएगा? 333 के अंदर एंग्लो इंडियन विधानसभा में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने चारों को एक साथ कवर किया है। और आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 338 के अंदर। 338 के अंदर क्या है? एससी आयोग। इसमें क्या है? अनुसूचित जाति के बारे में। ठीक है, अनुसूचित जाति के बारे में। और 338 ए के अंदर क्या है? एसटी। 338 ए के अंदर क्या है? एसटी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, 338 के अंदर क्या है? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 340 के अंदर क्या है? ओबीसी आयोग। देखिए दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी तीनों को एक साथ याद करिए। 338 के अंदर एससी, 338 ए के अंदर एसटी, और 340 के अंदर ओबीसी। ठीक है, अब देखिए 343। 343 क्या है? राजभाषा। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, जबकि लिपि की बात करें तो कौन सी है? देवनागरी। दोस्तों, आर्टिकल 343 के अंदर क्या बताया गया कि हमारी राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, जबकि लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ठीक है, लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ये किस आर्टिकल में बताया गया? 343 में। दोस्तों, इसमें कुछ राज्यों को छूट भी दी गई है। ठीक है, जैसे राज्य चाहे तो राज्य स्तर पर अपनी भाषा अपना सकता है। ठीक है, कार्यकारी भाषा अपना सकता है, लेकिन केंद्र सरकार पर हमारी जो राष्ट्रीय भाषा राजभाषा है, ठीक है, वो कौन सी होगी? हिंदी। ठीक है, अब राज्य स्तर पर तो राज्य सरकार पर डिपेंड है। ठीक है, अब चलते अपन 352 के अंदर। ठीक है, 352 के अंदर क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है? जब कोई बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब कोई बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तब लगाया जाता है
राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब देखिए 356, 356 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। किसके अंदर, 356 के अंदर तीन राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यह तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था या संविधान विफल हो जाता है। ठीक है, कब लगाया जाता है, जब हमारा संविधान विफल हो जाए, संविधान तंत्र विफल हो जाए, तब लगाया जाता है। ये किसी विशेष क्षेत्र में भी लगाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में चलते अपन 360। 360 क्या है, वित्त आयोग। क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाया गया। ये कब लगाया जाता है, जब आर्थिक संकट आ जाता है। ठीक है, अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपात की स्थिति नहीं हुई। 368 के अंदर क्या है, संविधान संशोधन। अब दोस्तों इसको अपन कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इससे। जैसे हमारे संविधान संशोधन कहाँ से ले गया, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और 3 प्रकार का संविधान संशोधन होता है। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ 3 प्रकार का कौन कौन सा है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का संविधान संशोधन होता है। एक कौन सा होता है, साधारण। एक मिनट दोस्तों, कौन सा होता है, साधारण, एक तो है ना। दूसरा कौन सा होता है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और तीसरा कौन सा होता है, विशेष बहुमत। ठीक है, कौन सा है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य का समर्थन, राज्यों का समर्थन। ठीक है, आप ये ऐसे याद रखना। सॉरी दोस्तों, एक मिनट में इसको, ठीक है, राज्यों का समर्थन। अब देखिए दोस्तों, साधारण बहुमत क्या है, अगर संसद में 1/2 से अगर पारित हो जाता है कोई भी कानून, ठीक है, वो किस में आएगा, साधारण संविधान संशोधन। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं विशेष बहुमत क्या होता है, जो 2/3 से पारित किया जाता है संसद के अंदर। ठीक है, और विशेष बहुमत में क्या आता है, विशेष बहुमत में, एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या होता है, 2/3 से पारित करना होता है। ठीक है, इसमें 1/2 से। ठीक है, जबकि एक क्या होता है, विशेष बहुमत तो चाहिए उसको, लेकिन आधे से अधिक राज्य का समर्थन भी होना जरूरी है। ठीक है, 3 प्रकार का संविधान संशोधन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। मैं संविधान संशोधन पर एक वीडियो और लेके आऊँगा। ठीक है, वो हमारा अलग वीडियो होगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लेना और 1-2 दिन में वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।